आईनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं कि आखिरकार ये एमका का बीस्ट मोड क्या है, जिसको लेकर इतनी चर्चा हो रही है, और क्यों एरो इंडिया से पहले जो एमका का बीस्ट मोड है इसको लेकर जो डिफेंस एंथुसियास्ट हैं उनके मन में एक जो रुचि है वो जगी है। दरअसल एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर आप सब जानते हैं कि ये भारत के द्वारा विकसित किया जाने वाला एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है जो कि काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज को होस्ट करेगा। इसमें बहुत सारे जो नए कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें देखने को अब मिलने वाले हैं, और इन्हीं सब के बीच में इसकी एक यूनिक बीस्ट मोड कॉन्फ़िगरेशन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। अब अगर हम एयरफोर्स प्लानर्स की बात करें तो ये जो लोड आउट है ये एमका को जो मैक्सिमम फायर पावर है वो प्रदान करने के लिए यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, जहाँ पर स्टेल्थ से ज़्यादा जो वेपन लोड आउट है इसको प्राथमिकता दी जाएगी। अब आइए जानते हैं कि आखिरकार बीस्ट मोड जो कॉन्फ़िगरेशन है ये कब यूज़ होगी और कब ये एमका के लिए सूटेबल मानी जाएगी। दरअसल अगर हम बीस्ट मोड की बात करें तो ये एक ऐसे कॉम्बैट कॉन्फ़िगरेशन को रेफर करता है जहां पर एमका हायर पेलोड या जो बॉम्ब्स है या मिसाइल्स है इनको अपने एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स पे कैरी करेगा। अनलाइक अगर आपने देखा हो टिपिकल जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि अपने इंटरनल वेपन बे में हथियारों को कैरी करते हैं जो कि काफ़ी लिमिटेड संख्या में होता है, इसके उलट जो बीस्ट मोड कॉन्फ़िगरेशन है इसमें बेसिकली एमका अपने एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स में जो हथियार है उसको कैरी करेगा, और इसके चलते जो अटैक है एनिमी इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो और भी ज़्यादा भयानक हो सकते हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन में जो फायर पावर है इसको स्टेल्थ से ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। अब अगर हम बीस्ट मोड को बात करें तो इसको लेकर ये कहा जाता है कि ये डे 3 मिशंस के लिए ध्यान में रखकर किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि पहले जो एयरफोर्स होती है वो स्टेल्थ फाइटर्स का यूज़ करके अपनी जो एयर सुपीरियरिटी है इसको ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर लेती है, और उसके बाद जो एंटी एयर डिफेंसेस है इनको न्यूट्रलाइज किया जाता है, और जब एनिमी कमज़ोर हो जाता है तो फिर वहाँ पर स्टेल्थ की जो डिमांड है वो उतनी ज़्यादा नहीं रह जाती, और ऐसे में एयरक्राफ्ट को जो मैक्सिमम वेपनरी है वो कैरी करने में काफ़ी सहायता मिलती है। और यही एमका के साथ भी होगा। एमका को भी जो बीस्ट मोड कॉन्फ़िगरेशन है वो मिलेगी जहाँ पर एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स में बड़ी संख्या में जो घातक हथियार हैं वो ये कैरी कर पाएगा। अब अगर हम एमका के एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स की बात करें तो इसमें जो हथियार हैं वो तो कैरी किए ही जाएंगे, बल्कि ये इंटरनल वेपन बे की तुलना में काफ़ी ज़्यादा भी होंगे, और ये इसे एक फॉर्मिडेबल प्लेटफॉर्म बना देंगे जो कि हाई इंटेंसिटी एयर स्ट्राइक्स और ग्राउंड सपोर्ट मिशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अब ये जो एबिलिटी है एमका को स्टेल्थ से बीस्ट मोड में स्विच करने की, ये इसे अनमैच अडेप्टेबिलिटी प्रदान करेगी और इनेबल करेगी कि जो वाइड रेंज ऑफ मिशन प्रोफाइल्स है इनको ये पूरा कर पाएगा। और खासकर अगर हम बीस्ट मोड को डिप्लॉय करने की बात करें तो ये ऐसी जगह पर यूज़ किया जाएगा जहां पर स्टेल्थ क्रिटिकल मिशन नहीं होंगे, यानी कि वहां पर स्टेल्थ की इतनी भूमिका नहीं होगी, सिर्फ हमें ग्राउंड टारगेट्स है उनको न्यूट्रलाइज करना होगा, इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर्स को न्यूट्रलाइज करना होगा, और ये सारी चीज़ें एमका काफ़ी आसानी से कर पाएगा। एमका प्रोग्राम की बात करें तो करंटली ये अपने डेवलपमेंट के एडवांस स्टेजेस में है, और इसकी जो डुअल कॉन्फ़िगरेशन है निसंदेह भारतीय वायुसेना को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मदद पहुँचाएगी। हालांकि ये कॉन्सेप्ट जो है ये सिर्फ अभी एमका तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिकी F-35 और रैप्टर में भी कई बार हमें सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिली है जो कि स्टेल्थ और फायर पावर को बैलेंस करने में काफ़ी उपयोगी साबित होती है। अब यहाँ पर एमका भी उसी रास्ते पर चल चुका है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए 15,000 करोड़ रुपए की जो राशि है ये आवंटित की जा चुकी है, और आगे के जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो अनवरत चल रहे हैं, और रिकॉर्ड समय में एमका को रोल आउट करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हमें 2027 से 28 तक का इंतजार इसकी पहली उड़ान के लिए करना पड़ सकता है। तो आप एमका की बीस्ट कॉन्फ़िगरेशन को लेकर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। हमारी अगली बड़ी अपडेट यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन को लेकर आ रही है। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन जो कि सुखोई फाइटर्स के निर्माण की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है, उनके तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई है। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने ये अनाउंस किया है कि उनका सेकंड स्टेल्थ फाइटर जो कि Su-75 चेकमेट होने वाला है, ये अपने डेवलपमेंट के एडवांस स्टेजेस पे पहुंच चुका है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब ये इस समय अपने फाइनल स्टेजेस में है और कभी भी इसका जो रोल आउट है वो पॉसिबल है। मीडिया से बात करते हुए यहाँ के एक टॉप ऑफिशियल ने रिवील किया कि यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन का टारगेट ये है कि ऐसे स्टेल्थ फाइटर को विकसित किया जाए जो कि अफोर्डेबल भी हो और उन देशों के लिए भी इसको खरीदना आसान हो जो कि महंगे फाइटर जेट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। ये एक नेक्स्ट जनरेशन का सिंगल इंजन स्टेल्थ फाइटर होने वाला है। रशियन न्यूज एजेंसी TASS की तरफ से
जो मीडिया रिपोर्ट्स साझा करी गई हैं, उसमें कहा गया है कि SU-75 को एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन के तौर पर डिज़ाइन किया जा रहा है और ये मौजूदा दूसरे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट से कम्पीट करेगा, जिसमें अमेरिका का F-35 लाइटनिंग II और चाइना का शेनयांग FC-31 है, उसके साथ ये कम्पीट करने वाला है। और इंडिया को वो एक प्राइमरी टारगेट के तौर पर आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जहां पर वो इंडिया के साथ SU-75 चेकमेट की जो एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी है, उसको प्रैक्टिस करेंगे। सबसे खास बात इस पूरे प्रोग्राम की ये होने वाली है कि इसमें जो बायर होंगे, इसमें जो रशियन मिलिट्री हार्डवेयर्स हैं, उनको रिप्लेस करने की ऑप्शंस भी उनको मिलेंगे। यानी कि भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो वो भारत के इंडिजिनाइजेशन प्रोग्राम को पूरी तरीके से समर्थन देने के लिए तैयार है और अब रशिया ये चाहता है कि भारत के साथ जो स्ट्रॉन्ग डिफेंस रिलेशनशिप रही है, उसको एक नया आयाम दिया जाए और वो भारत को सिर्फ एक मार्केट के तौर पर नहीं देख रहे हैं, बल्कि भारत के साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स है, उनको फॉर्म करने पर भी उनकी जो विशेष रुचि है, वो हमें देखने को मिली है। कॉस्ट के बारे में बात करें तो कॉस्ट को लेकर अभी स्पष्ट टिप्पणी तो नहीं हुई है, बल्कि यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने ये कहा है कि मौजूदा कई 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट्स की तुलना में भी ये जो एयरक्राफ्ट है, ये काफ़ी सस्ते होंगे और कई देश इनको अफोर्ड कर पाएंगे, जो कि महंगे अमेरिकी फाइटर्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि भारत की जहां तक बात रही, तो भारत बहुत ही मुश्किल है किस तरह के किसी प्रोग्राम में एंगेज होगा। हाँ, चांसेस अगर किसी रशियन फाइटर के हैं भारत के कंपटीशन में एंटर करने के, तो वो होगा सिर्फ SU-57 फैलन, जो कि एरो इंडिया 2025 का हिस्सा बनने वाला है और डिफेंस एक्सपर्ट इस समय इसको रशिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि रक्षा मामले के जानकार लोगों का ये कहना है कि ये जो एयरक्राफ्ट होगा, यही भारतीय वायुसेना की मौजूदा नीड्स को पूरा कर सकता है और भारत इस समय इसके अतिरिक्त किसी दूसरे फाइटर की तरफ देख भी नहीं रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब ये एरो इंडिया में आएगा, तो उस दौरान भारतीय वायुसेना के अधिकारियों के पास एक बड़ा मौका होगा कि वो इसको कह सकते हैं इंस्पेक्ट कर सकें और अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर जजमेंट ले सकें कि ये उनके रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है या नहीं। रशिया ने काफ़ी व्यापक प्रस्ताव दिए हैं। रशिया ने तकरीबन 60 से 80 की संख्या में जो एयरक्राफ्ट है, इनकी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील का प्रस्ताव दिया है। ट्विन सीट वेरिएंट जो है उसका ऑफर दिया है, जहां पर वेपन सिस्टम ऑफिसर के लिए भी एक जो जगह है वो नियत की जाएगी। इसके अलावा रशिया का कहना है कि भारत और रशिया के संबंध पहले से काफ़ी अच्छे हैं और हमने ऑलरेडी जो इंडियन मेड वेपन सिस्टम है, इनको सुखोई प्लेटफॉर्म के लिए मंजूरी दी थी। सेम के समय सुखोई 57 के साथ भी देखने को मिलेगा। अगर ये भारत में बनाए जाते हैं तो इसमें आपको इंडिजिनस जो भारत की एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, दूसरे हथियार है, वो वेपन कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिल सकते हैं। अब ये निर्णय भारत सरकार के ऊपर है कि वो क्या निर्णय लेते हैं और किस प्रकार से ये डील आगे बढ़ती है। तो चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है एरो इंडिया में। तो इंतज़ार है हमें एरो इंडिया 2025 का, जहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर होंगी। आपको क्या लगता है, भारत को किस एयरक्राफ्ट की तरफ फिलहाल जाना चाहिए या फिर जो इंडिजिनस प्रोग्राम है इसको ही तेज करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।